दिल्ली से कुछ दूर एक छोटे से गांव में एक पुराना अनाथालय था जिसका नाम था शांति निकेतन। यह अनाथालय बाहरी दुनिया से काफी अलग था और यहाँ के लोग इसे हमेशा शांति का स्थान कहते थे। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो कुछ दिखता है हमेशा वैसा नहीं होता। मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा वह आपको कभी विश्वास नहीं होगा। मेरे लिए यह एक नई शुरुआत थी। 17 साल की उम्र में मुझे घर छोड़कर इस अनाथालय में भेजा गया। मेरे माता पिता की मौत हो चुकी थी और रिश्तेदारों के पास मेरी कोई जगह नहीं थी। मैंने सुना था कि यह अनाथालय बहुत अच्छा है और यहाँ बच्चों को अच्छी देखभाल मिलती है, लेकिन इस जगह में क्या छिपा था मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था। जब मैं अनाथालय में पहली बार प्रवेश किया तो उस समय की जो भावना थी वह शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जगह बहुत पुरानी थी, लेकिन कुछ बहुत ही विचित्र था। अंदर घुसते ही जो हवा का ठंडा झोंका मुझे महसूस हुआ वह मुझे अजीब सा महसूस करवा गया। एक अजीब सी खामोशी और वीरानी थी, जैसे समय ने यहां रुककर अपने कदमों को धीमा कर लिया हो। दीवारों पर जगह जगह दरारें थीं और छत से रिसता हुआ पानी यह बता रहा था कि यह इमारत बहुत पुरानी हो चुकी है। अनाथालय के अंदर बहुत से बच्चे थे, जिनमें से ज्यादातर बेहद चुप थे। उनमें से कुछ बच्चे तो मेरे जैसे ही नए थे, जबकि कुछ काफी समय से यहां थे। लेकिन एक चीज जो मैंने जल्दी से नोटिस की वह थी रूम नंबर 13 के बारे में बच्चों की बातें। जब भी कोई बच्चा मुझे इस रूम के बारे में बताता, उनकी आवाज में डर और घबराहट साफ झलकती। वे इस कमरे के बारे में बात करते समय बहुत ही चुपके से और डरते हुए बातें करते थे। पहली बार जब मैंने इस रूम के बारे में सुना तो मैं सिर्फ यह सोच रहा था कि यह सिर्फ एक अफवाह है। बच्चों की दुनिया में ऐसे भ्रम होते हैं और शायद यह भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन जब एक दिन एक छोटे से लड़के ने मुझे कहा, तुम वहां मत जाना, वह कमरा बहुत बुरा है, जो भी जाता है वह वापस नहीं आता, तब मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैंने पहले तो इसे नकारा, लेकिन धीरे धीरे बच्चों के बीच हुई चर्चाओं से मुझे एहसास हुआ कि रूम नंबर 13 सच में एक खौफनाक जगह है। मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन यह कहानी मैंने सुनी थी कि इस कमरे में एक बार एक लड़की को बंद कर दिया गया था और तब से इस कमरे के आसपास कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थीं। बच्चे कहते थे कि जो भी उस कमरे में जाता वह खुद को खो देता था। एक दिन मैंने एक छोटे लड़के से पूछा कि वह रूम नंबर 13 के बारे में क्यों डरता है। वह लड़का कांपते हुए बोला, वह लड़की वह वापस आ गई है, वह हर रात आती है। अब तक मैं केवल यह सोचता था कि यह सब बच्चों की कल्पना है, लेकिन जब मुझे एक रात यह महसूस हुआ कि कमरे के आसपास का माहौल और भी अजीब हो गया है, तो मैंने सोचा कि शायद मुझे खुद जाकर देखना चाहिए। मैं चुपके से रूम नंबर 13 के पास गया। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और मुझे अंदर से एक अजीब सी हवा का झोंका महसूस हुआ। जैसे ही मैंने दरवाजे को और खोला, अंदर की अंधेरी कोने में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही मैंने कदम रखा, अंदर की ठंडी हवा और भी महसूस होने लगी। लेकिन तभी मैंने सुनी एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई गहरे दर्द में चिल्ला रहा हो। मैं डर के मारे लगभग भागने ही वाला था, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने मुझे वहां खड़ा कर दिया। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर मैंने एक पुराना बक्सा देखा, जिसे देखकर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बक्से को खोला तो अंदर एक पुरानी तस्वीर पाई, जिसमें एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें बहुत डरावनी थीं, जैसे किसी बुरे राज को छुपाए बैठी हो। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था, लेकिन लिखावट बहुत अस्पष्ट थी। मैंने धीरज से पढ़ने की कोशिश की और वह कुछ शब्द थे, मुझे बचाओ, कमरा नंबर 13, कभी मत आना। मेरे हाथों में पसीना आने लगा। मुझे अब एहसास हो चुका था कि रूम नंबर 13 में कुछ था जो बेहद खतरनाक था। रूम नंबर 13 में वह बक्सा और उसमें रखी तस्वीर उन शब्दों के साथ, मुझे बचाओ, कमरा नंबर 13, कभी मत आना, मेरे दिमाग में एक उलझन और डर की लहर छोड़ गए थे। मैं उस कमरे से भागकर अपने कमरे में लौटा, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैं सो नहीं सका और पूरे रात यही सोचता रहा कि आखिर रूम नंबर 13 में ऐसा क्या था। क्या सचमुच वहां कुछ था जैसा बच्चे कहते थे, या यह सिर्फ एक कहानी थी। सुबह हुई और मैंने खुद को समझाने की कोशिश की
कि शायद यह सब सिर्फ मेरी मानसिक स्थिति का परिणाम था, लेकिन जिस तरह की ठंडी हवा और उस कमरे से आती अजीब सी गंध की यादें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं, वह मुझे शांति नहीं लेने दे रही थी। मैंने तय किया कि मुझे उस कमरे के बारे में और जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। मुझे अब यह समझने की आवश्यकता थी कि रूम नंबर 13 में क्या था और क्या वह सच में भूतिया था, जैसा बच्चों का कहना था। दूसरे दिन जब सब बच्चे अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, मैंने अपनी योजना बनाई। मैं फिर से रूम नंबर 13 के पास गया। इस बार मेरे साथ कुछ और बच्चे भी थे जो मुझे उस कमरे के बारे में कुछ और बता सकते थे। मैंने धीरे धीरे एक बच्चे से पूछा, क्या तुम मुझे बताओगे कि उस कमरे में क्या था? वह बच्चा जो पहले काफी चुप था, अब कांपते हुए बोला, तुमसे कहा था ना, उस कमरे में मत जाना, वह जगह बहुत बुरी है। जो भी वहां गया वह वापस नहीं लौटा। मैंने उसे समझाया कि मैं सिर्फ जानना चाहता था कि वहां क्या हुआ था, लेकिन उसने और भी डरते हुए कहा, वह लड़की, वह अब भी वहां है, वह किसी को भी नहीं छोड़ती। मैंने उसे और मनाने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ इतना ही कह पाया, वह लड़की जब किसी को देखती है तो वो उसकी आत्मा को खा जाती है। अब मेरे मन में सवाल और भी गहरे हो गए थे। वह लड़की कौन थी और क्या सच में किसी की आत्मा खाई जाती है? मैंने सोचा कि शायद मुझे और कुछ सबूत मिले ताकि मैं इस पूरी घटना को समझ सकूं। मैंने सोचा शायद उस बक्से में कुछ और जानकारी छिपी हो जो मुझे अभी तक नहीं मिली थी। शाम को जब सभी बच्चे सो गए, मैं फिर से रूम नंबर 13 की ओर बढ़ा। इस बार मेरा मन बहुत डर से भरा हुआ था, लेकिन मैं जानता था कि मुझे कुछ न कुछ जवाब तो मिलना ही चाहिए। मैंने चुपचाप कमरे का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। अंदर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा अजीब लग रहा था। कमरे में घुसते ही मुझे लगा जैसे कोई बुरी ताकत मेरे ऊपर मंडरा रही हो। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कमरे की दीवारें मुझे घेरने लगी हों। अचानक से मुझे एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मैं डर के मारे कांपते हुए कमरे के अंदर और गहरे तक गया। जब मैंने देखा कि कमरे का बक्सा फिर से वहीं रखा था, तो मेरी धड़कनें और तेज हो गईं। इस बार मैंने उसे खोला और अंदर कुछ और खोजना शुरू किया। फिर से मैंने उस पुराने पत्र को देखा जिसमें लिखा था, जब तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो तुम्हारी आत्मा भी मेरी तरह इस कमरे में फंसी रह जाएगी। मैंने उस पत्र को ध्यान से पढ़ा और पाया कि यह किसी लड़की का संदेश था जिसे यहां बंद किया गया था। शायद उसे किसी ने बहुत दुख दिया था और उसने अपनी आत्मा को इस कमरे में बंद कर लिया था। यह मुझे समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई थी जो अब भी उस कमरे में बसी हुई थी। मेरे हाथों में पसीना आने लगा और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक कमरे की लाइटें झपकने लगीं और मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास आ रहा हो। मैंने देखा कमरे के एक कोने में एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही मैंने उस पर नजर डाली, उसकी आंखें खुल गईं। मैंने जोर से आंखें झपकी और वह आकृति गायब हो गई। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि वह आकृति किसी आत्मा की थी और उसका कनेक्शन उस लड़की से था जिसे कमरे में बंद किया गया था। कमरे की हवा बहुत सर्द हो गई थी और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे साथ खड़ा हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई, मेरी सांसें अटकने लगीं और मैं तेजी से बाहर जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अचानक से बंद हो गया। मैंने जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कमरे में सन्नाटा था और अब मैं महसूस कर सकता था कि उस सन्नाटे में कुछ बहुत अजीब था। इतना समय बर्बाद करने के बाद मैंने अपनी आखिरी कोशिश की। मैं फिर से बक्से के पास गया और जैसे ही मैंने बक्सा खोला, मुझे अंदर एक और पुराना पत्र मिला। इसमें लिखा था, अगर तुम यहां रह गए तो तुम भी मेरी तरह बन जाओगे। इस कमरे की सच्चाई समझने के बाद तुम खुद को कभी बाहर नहीं निकाल पाओगे। मैंने अब तक जो कुछ भी महसूस किया वह मुझे डर से परे था। यह अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक कयामत थी जो इस कमरे में बसी हुई थी। मेरी आंखों के सामने जो हुआ वह अब भी मुझे पूरी तरह से सर्दी में कंपी महसूस करा रहा था। रूम नंबर 13 में जो कुछ भी हो रहा था वह मेरी सोच से कहीं ज्यादा खौफनाक था।
उस कमरे में जाने के बाद मेरी आत्मा को एक अजीब सा डर घेरे हुए था और मैंने जो महसूस किया था वह अब भी मेरी यादों में ताज़ा था। मेरे हाथों में पसीना था, दिल धड़क रहा था और आंखों के सामने उस लड़की की धुंधली सी आकृति बार बार उभर रही थी। मुझे लगता था जैसे वह मुझे अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए बुला रही हो, लेकिन मैं उसके करीब नहीं जाना चाहता था। फिर भी मेरी जिज्ञासा ने मुझे वहां जाने के लिए मजबूर किया और अब मैं समझ चुका था कि रूम नंबर 13 में कुछ बहुत ही भयानक छिपा हुआ था, जो किसी भी व्यक्ति के लिए खतरे से खाली नहीं था। मैंने कई बार उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह बंद हो जाता था। मुझे यह महसूस हो रहा था कि जैसे रूम नंबर 13 किसी अज्ञात ताकत द्वारा बंद किया जा रहा था। इस बार मैंने अपनी योजना बनाई। मैं रात में अकेला कमरे में जाऊंगा और पूरी तरह से मामले को सुलझाने की कोशिश करूंगा। रात का समय था और अनाथालय के सभी बच्चे अपने अपने बिस्तरों पर सो चुके थे। शांति का माहौल था, लेकिन मेरे दिल में हलचल थी। मैंने धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की और रूम नंबर 13 की ओर बढ़ने लगा। कमरे के पास पहुंचते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद हो। दरवाजा पहले की तरह ही बंद था, लेकिन इस बार कुछ और था, जैसे दरवाजा किसी के इंतजार में हो। मैंने हाथ से दरवाजे को हल्का सा दबाया और वह अपने आप खुल गया। दरवाजा खोलते ही मुझे एक घना अंधेरा दिखाई दिया। कमरे में कोई रोशनी नहीं थी और केवल दीवारों पर चुपचाप बैठी अजीब सी ठंडी हवा थी। अंदर घुसते ही मेरे पैरों के नीचे की जमीन एकदम ठंडी महसूस होने लगी। मैंने लाइट स्विच को खोजने की कोशिश की, लेकिन लाइट भी बंद थी। मैंने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट का इस्तेमाल किया और कमरे की स्थिति को देखने की कोशिश की। कमरे के चारों ओर पुराने फर्नीचर, बक्से और कुछ किताबें बिखरी हुई थीं। बक्से के पास मुझे फिर से वही पुराना बक्सा दिखा जिसको मैंने पिछली बार खोला था। अंदर वही कागज और वही चेतावनी थी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो तुम्हारी आत्मा भी इस कमरे में फंस जाएगी। जैसे ही मैंने वह कागज पढ़ा, कमरे में अचानक से घना सन्नाटा छा गया। मेरी आंखों के सामने अजीब सा धुआं उभरने लगा और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे घेरने के लिए आ रहा हो। तभी मुझे कमरे के कोने में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरी नजर का धोखा है, लेकिन फिर मैंने देखा कि वहां एक छाया थी, एक लड़की की आकृति जो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर दर्द और भय की झलक थी और उसकी आंखों में एक जलती हुई तड़प थी। मेरी सांसें रुकने लगी और मैं समझ गया कि वह लड़की वही थी जिसके बारे में सभी बच्चे बात कर रहे थे। वह मेरी ओर बढ़ी और मेरे पास आकर बोली, तुम नहीं बच सकोगे। उसकी आवाज में ऐसा खौफ था जैसे वह मुझे अपनी गिरफ्त में लेने वाली हो। मैं कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमरे का दरवाजा फिर से बंद हो गया। अब मैं बुरी तरह से फंस चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे वह मुझे पूरी तरह से निगलने के लिए तैयार हो। लड़की ने धीरे धीरे अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, तुमने जो किया है उसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। मैं यहां हमेशा रहूंगी। मैं एकदम पसीने से तर हो गया और मेरी हालत बहुत खराब हो गई। मैंने किसी तरह डर को काबू करते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो? क्यों यहां फंसी हो? लड़की ने एक गहरी सांस ली और बोली, मैं वही लड़की हूं जिसे यहां बंद कर दिया गया था। मैं अनाथालय में आई थी और फिर मुझसे एक ऐसा अपराध हुआ था जो मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। मुझे इस कमरे में बंद कर दिया गया और मुझसे कहा गया कि मुझे यहां अकेला रहना होगा, लेकिन यहां की दीवारें मुझे नहीं छोड़ती। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं समझने लगा कि वह लड़की खुद को इस कमरे में फंसा हुआ महसूस करती थी। शायद उसका मन नफरत और दर्द से भरा हुआ था और यही कारण था कि उसने अपनी आत्मा को इस कमरे में बंद कर लिया था। उसकी कहानी में एक दर्द था, लेकिन उसका क्रोध इतना गहरा था कि वह किसी को भी चैन से जीने नहीं देना चाहती थी। फिर उसने एक अजीब सी मुस्कान दी और बोला, अब तुम भी मेरे साथ हो। अब तुम भी हमेशा के लिए यहां रहोगे। मेरी आंखों के सामने उसकी छाया घनी हो गई और उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी, तुम मुझे बचाने नहीं आए तो अब तुम्हारी आत्मा मेरी हो जाएगी।
जैसे ही उसने यह कहा, कमरे की रोशनी फिर से चली गई और एक अंधेरा सन्नाटा छा गया। मैंने समझ लिया कि मैं अब उसकी चपेट में हूं और बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब मैं खुद को इस कमरे से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। उसकी मुस्कान और उसकी आंखें मुझे पूरी तरह से निगल चुकी थीं। तभी मैंने जोर से चिल्लाया और अपने आप को कमरे से बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन मेरी चिल्लाहट गहरी होती गई और कमरे के बाहर से किसी ने नहीं सुना। रूम नंबर 13 में मेरा शरीर और आत्मा दोनों ही अब उसके कब्जे में थे। मुझे समझ में आ गया था कि इस कमरे में फंसी हुई आत्मा अब मुझे भी कभी नहीं छोड़ने वाली थी। उस रात के बाद रूम नंबर 13 के बारे में सोचने से ही मेरे दिल में खौफ का मंजर उभरने लगता था। उस लड़की की आवाज, उसकी आंखें और वह एहसास, यह सब मेरे साथ था। यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि एक सच्ची त्रासदी थी जो अब मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। कमरे में दाखिल होने के बाद जैसे जैसे समय बीत रहा था, मुझे महसूस हो रहा था कि मैं किसी अभिशप्त स्थान में फंसा हुआ हूं, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक सच्चाई थी जो मुझे मेरे कदमों के नीचे कंक्रीट जैसी मजबूत जमीन से खींचकर उस कमरे की गहरी खाई में गिराने की कोशिश कर रही थी। वह लड़की, उस अनजान आत्मा की तलाश अब मुझसे दूर नहीं थी। वह अब मेरे साथ हर जगह थी, मेरे सपनों में, मेरी सोच में और मेरे हर कदम पर। मैंने हर तरफ देखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई देता हो। मेरे भीतर कुछ था जो मुझे लगातार रूम नंबर 13 में जाने के लिए उकसाता था, लेकिन हर बार जैसे ही मैं उस कमरे के पास पहुंचता, मुझे फिर से वही भय और उस लड़की की आवाज सुनाई देती, तुम्हारी आत्मा मेरी हो चुकी है, तुम अब कभी नहीं निकल सकोगे। ये वाक्य मेरे दिमाग में गूंजता और मेरे मन में एक खौफनाक तनाव फैल जाता। उस लड़की की कहानी अब मेरे अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी। उस कमरे की दीवारों में छिपी वह दारुण कहानी जो अब तक किसी के जहन में नहीं आई थी, मेरी आंखों के सामने थी। और उसी डर ने मुझे एक और अजीब सी जिज्ञासा में डाला, क्या मैं उस लड़की के दर्द और सच्चाई को जानकर उसकी आत्मा को शांति दे सकता हूं? एक दिन मैंने आखिरकार यह तय किया कि मुझे उस लड़की के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी होगी। अनाथालय में कुछ बच्चों से, कुछ पुराने कर्मचारियों से और उस जगह से जुड़ी जानकारी हासिल करने के बाद मैंने पाया कि रूम नंबर 13 के बारे में बहुत कम लोग बात करते थे। जो कुछ भी होता था वह कमरे के अंदर ही छिपा रहता था, कभी किसी को नहीं बताया गया। और यही वह बिंदु था जो मेरे डर को और बढ़ा रहा था। कुछ बच्चों से पूछने पर पता चला कि रूम नंबर 13 में एक लड़की थी जिसे किसी ने बिना किसी कारण के बंद कर दिया था। वह बहुत छोटी थी, सिर्फ 7 या 8 साल की, लेकिन उसके पास एक गहरी समझ थी जो उसके छोटे से शरीर में एक साथ समाहित थी। उसने भी जैसे अन्य बच्चों ने सुना था, अनाथालय के कुछ अजीब नियमों और उस दर्दनाक कहानी को बयां किया था। उसका नाम था राधा। उसकी कहानी ने मुझे एक गहरी चिंता में डाल दिया था। कहते हैं कि वह एक बहुत ही प्यारी और मासूम लड़की थी, लेकिन एक दिन वह किसी से कुछ कह नहीं पाई और अपनी आंखों में एक गहरी दुख की छाया लेकर चुपचाप कमरे में चली गई। यही से शुरू हुआ उसकी आत्मा का दुखद और खौफनाक सफर। राधा का शिकार हुआ था। वह किसी तरह से अनाथालय के किसी कर्मचारी के अत्याचार का शिकार हुई थी और उस दर्दनाक अनुभव ने उसकी आत्मा को ऐसे जकड़ लिया कि वह अब कभी शांति से नहीं रह सकी। कहते हैं उसे किसी ने उस कमरे में बंद कर दिया था ताकि वह खुद को कभी न खोज पाए। अब मैं फिर से रूम नंबर 13 की ओर बढ़ा। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं उस कमरे के भीतर की सच्चाई को जान सकूं। जब मैंने फिर से रूम नंबर 13 का दरवाजा खोला तो कुछ अजीब हुआ। जैसे ही दरवाजा खुला तो मैंने देखा कि वह कमरा पूरी तरह से खाली था। खुला, भीतर से एक तेज सी बर्फीली हवा ने मुझे अपने शिकंजे में ले लिया। अंदर की दीवारों से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे वहां किसी ने बरसों से सांस तक न ली हो। कमरे में घुसते ही वही अंधेरा और ठंडक मुझे घेरे हुए थी। मुझे लगा कि शायद यह वही जगह है जहां मैंने उस लड़की को देखा था, लेकिन अब कुछ और था। कमरे में एक टूटी हुई किताब पड़ी हुई थी, जैसे वह बार बार खोली जाती थी।
मैंने उसे उठाया और पन्ने पलटने लगा। किताब में कुछ और नहीं था, बस एक शब्द था, किसी ने मुझे बचाया नहीं, अब मैं तुमसे नहीं जाऊंगी। वही शब्द जो मैंने उस दिन कमरे में महसूस किया था फिर से मेरे दिमाग में घूमने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि यह शब्द राधा के दिल से निकला था। उसके दर्द और उसकी आत्मा का भाग्य अब मेरे साथ था। उसी पल कमरे का वातावरण और भी घना हो गया। मैंने देखा जैसे कमरे के कोने से राधा की धुंधली सी आकृति उभर रही थी जो मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में वही अंधेरा और खौफ था जो मैंने पहले महसूस किया था। उसने मेरी ओर बढ़ते हुए कहा, अब तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। कमरे में अचानक एक शोर हुआ, जैसे दीवारों के भीतर से चीखें आ रही हों। फिर वह सब कुछ चुप हो गया, लेकिन कमरे के भीतर एक खौफनाक शांति छाई हुई थी। जैसे ही मैंने पलटकर देखा, कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था और मेरे चारों ओर दीवारें मुझसे नजदीक आ रही थीं। वह आत्मा अब मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली थी। मैंने महसूस किया जैसे अब मुझे राधा की जगह लेनी थी। मुझे भी उस कमरे में बंद कर दिया जाएगा और फिर मेरी आत्मा कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। राधा की दुखी आंखों में एक गहरी तड़प थी, जैसे वह अब अपनी मुक्ति चाहती हो, लेकिन वह चाहती थी कि मेरी आत्मा भी उस दर्द से गुजरे। उस दर्द से गुजरने के बाद मैं समझ गया कि रूम नंबर 13 में वह जो कुछ भी घटित हो रहा था वह एक चक्र था जो तब तक नहीं टूटेगा जब तक कोई उस कमरे से बचकर बाहर नहीं निकलता। लेकिन क्या यह चक्र कभी टूट पाएगा? क्या मैं इससे बाहर निकल सकूंगा, या फिर राधा की तरह मुझे भी उस कमरे में फंसा दिया जाएगा? यह सवाल अब मेरी जान के पीछे था। क्या मैं कभी बाहर निकल पाऊंगा? उस रात के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं रूम नंबर 13 के खौफ में पूरी तरह से फंस चुका था। मेरी सोच अब उसी कमरे में गूंजती रही और राधा की आत्मा का दर्द मेरी आत्मा में समाने लगा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई भूत प्रेत या आत्मा इस कदर किसी इंसान के जीवन को प्रभावित कर सकती है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया था कि राधा की आत्मा उस कमरे के चक्रव्यूह में फंसी हुई थी और मुझे ही वह चक्र तोड़ने का रास्ता खोजना था। रात के अंधेरे में जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, राधा की वह कटी कटी सी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। उसकी हंसी, जो कभी मासूमियत में गूंजती थी, अब डर और क्रूरता से भरी हुई थी। वह आवाज इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लगा जैसे राधा मेरे कमरे में ही खड़ी हो। उसके चेहरे का वह दर्दनाक दृश्य मेरी आंखों के सामने था और मैंने महसूस किया कि अब यह एक अंतहीन यात्रा बन चुकी थी। क्या अब मुझे उस कमरे में जाकर राधा की आत्मा को मुक्ति दिलानी चाहिए? मैंने यही सोचते हुए फैसला किया कि मुझे अब उस कमरे में एक आखिरी बार जाना होगा, चाहे जो भी हो। आधी रात को जब सारी दुनिया सो रही थी, मैंने अपने कदम रूम नंबर 13 की ओर बढ़ा दिए। अब तक मैं डर से घबराया हुआ था, लेकिन उस अजीब जिज्ञासा और राधा की आत्मा के दर्द ने मुझे उसे जानने की मजबूरी बना दिया था। कमरे का दरवाजा पहले की तरह ही था, ठीक उसी तरह जैसे वह पहले था। मैंने धीरे से उसे खोला और अंदर घुसते ही वही ठंडक, वही अंधेरा और वही खौफनाक खामोशी मुझे घेरे हुए थी। इस बार मुझे अंदर कुछ बदलावा महसूस हुआ। कमरे का माहौल कुछ और था। दीवारों पर हल्की सी रोशनी थी, जैसे कोई जलती हुई मोमबत्ती अंदर रखी हो, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अचानक मेरे सामने राधा की आकृति उभरी, लेकिन वह पहले से कहीं ज्यादा भयानक लग रही थी। उसकी आंखों में एक गहरा लाल रंग था और उसकी मासूमियत अब एक सर्द और खौफनाक रूप ले चुकी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने बहुत देर कर दी, अब तुम भी मेरे जैसे बनोगे। यह वाक्य मेरे दिल में एक गहरे सदमे के रूप में समा गया। मैं अब समझ चुका था कि राधा की आत्मा सिर्फ सच्चाई की खोज में नहीं थी, बल्कि वह अपनी पीड़ा और दर्द को दूसरों में बांटने का इरादा रखती थी। उसे सिर्फ अपनी मुक्ति नहीं चाहिए थी, बल्कि उसे मेरे जैसा किसी और को भी शापित करना था। जब राधा मेरे पास आई तो अचानक कमरे का वातावरण बदल गया। दीवारों पर अजीब अजीब लकीरें उभरने लगीं और हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। मेरी आंखें धुंधली हो गईं और मेरी सांसें भारी हो गईं। तभी राधा ने मुझे अपनी ओर खींच लिया और मेरे कानों में फुसफुसाते हुए कहा, अब तुम मेरी ही तरह बंद रहोगे। तुम्हारी आत्मा मेरी हो चुकी है।
मैंने उसे झिंझोड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी सारी ताकत बेकार हो गई। राधा की पकड़ अब इतनी मजबूत हो चुकी थी कि मुझे लगा जैसे वह मुझे अपने साथ खींचकर उस अंधेरे में खो जाएगी। अचानक कमरे की दीवारों ने एक चिल्लाती हुई आवाज में अपने दरवाजे बंद कर दिए। मुझे महसूस हुआ जैसे अब मुझे कहीं से कोई रास्ता नहीं मिलेगा। उसी पल मुझे याद आया कि उन बच्चों ने कहा था कि रूम नंबर 13 में हर रात एक आत्मा मरी हुई लगती है और यह चक्र हर दिन नए व्यक्ति के साथ शुरू होता है। राधा की आत्मा उसी पुराने शाप के साथ हर नए शिकार को अपने जाल में फंसाती थी। मेरी आंखों के सामने वही दृश्य था। राधा की आत्मा अब पूरी तरह से कमरे में बसी हुई थी। मैंने महसूस किया कि अब मैं भी उसी कमरे का हिस्सा बन चुका था। मेरी आत्मा उस कमरे के भीतर फंसी हुई थी और यह चक्र कभी नहीं टूटेगा। जैसे ही मैं समझ पाता, कमरे का माहौल और भी घना हो गया। अब मैं वह सब महसूस कर रहा था जो राधा ने महसूस किया था, वह दर्द, वह घुटन और वह आंतरिक संघर्ष। राधा ने मुझे देखा और कहा, तुम मेरे साथ रहोगे, अब तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मेरी सांसें रुकने लगीं और मैं महसूस करने लगा कि मेरी चेतना धीरे धीरे गायब हो रही थी। कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया और फिर एक तेज चीख के साथ सब कुछ चुप हो गया। अब रूम नंबर 13 से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वह जो कभी एक मासूम लड़की थी, अब एक भयानक आत्मा बन चुकी थी और मैं उसकी चपेट में था।